औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, welcome to second year biology. As you know that we are discussing chapter number 19 and the topic that we started in our previous lecture was abnormal development. Abnormal development. This topic we started in our past lecture. उसमें कुछ abnormal development की causes हमने discuss कर ली थी। उनमें inherited abnormalities ये हमने discuss कर लिया था। Inherited abnormalities are because of defective genes, और वो जो genes हैं वो inherit होते हैं, transmit होते हैं from the parents to the offspring। और इसकी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी हीमोफीलिया। Hemophilia is a condition in which blood does not clot or clots very slowly after an injury. Hemophilia is because of a recessive gene and that gene is located on X chromosome. दूसरे chromosomal abnormalities हैं। Chromosomal abnormalities are because of abnormal number of chromosomes. इसकी वजह से जो एब्नॉर्मैलिटीज होती है, कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। उसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 46 की बजाय 47 होते हैं। एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि सेक्स क्रोमोसोम है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। दूसरी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की तादाद 46 की बजाय 45 होती है। वन क्रोमोसोम इज मिसिंग, वो मिसिंग क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम है। नॉर्मली फीमेल क्या होती है, वो XX होती है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, इसलिए हमने इसको X0 या XO लिखा हुआ है। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, दिस इज द एब्नॉर्मैलिटी ऑफ मेल्स, और जो टर्नर सिंड्रोम है, दिस इज द एब्नॉर्मैलिटी ऑफ फीमेल ह्यूमंस। नेक्स्ट एग्जांपल हमने सीखी थी जैकब सिंड्रोम। इसमें भी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, जैसे क्लाइनफेल्टर में आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। जैकब सिंड्रोम में भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, लेकिन फर्क यह है कि क्लाइनफेल्टर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम है और जैकब सिंड्रोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम है। XY होना चाहिए मेल में, लेकिन XY की बजाय क्या रहता है XYY, यानी वन वाई क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो ये दो कॉजेज एब्नॉर्मल डेवलपमेंट्स की हमने लास्ट टाइम स्टडी कर ली थी, इनहेरिटेड एब्नॉर्मैलिटीज और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज। अब तीसरी जो कॉज है एब्नॉर्मल डेवलपमेंट की, दे आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वो एनवायरमेंटल फैक्टर, वो माहौलियाती फैक्टर जिसकी वजह से एब्नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, दे आर नोन एज ट्रैटोजेंस। द एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हिच कॉज एब्नॉर्मल डेवलपमेंट together form a group which is known as teratogens. Environmental factor में एक फैक्टर ionizing radiation है, जैसे X-rays है। X-rays also cause abnormal development. X-rays are well known for their teratogenic action, यानी abnormal development cause करने में X-rays है, ये well known factor है। ये जो एक्सरेज है ये क्या करती है, दे कॉज म्यूटेशन इन एग्स और ओवा एंड स्पर्मेटोजोन या स्पर्म। एग्स या ओवा या स्पर्म में ये म्यूटेशन कॉज करती हैं। म्यूटेशन क्या है? द चेंज इन स्मॉल पार्ट ऑफ DNA इज नोन एज म्यूटेशन। आप जानते हैं कि DNA का जो स्मॉल पार्ट है दे आर नोन एज जीन्स, और जीन जो है ये इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स को और नॉर्मल डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। अगर उनमें एब्नॉर्मैलिटी आ जाए, जीन्स में चेंज आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, तो फिर आगे एब्नॉर्मल डेवलपमेंट हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ पेरेंट्स का जो लिंक होता है वो एग्स और स्पर्म्स के जरिए से होता है, यानी ओवा और स्पर्मेटोजोन्स के जरिए से होता है। ये यूनाइट होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है। जाइगोट में अगर म्यूटेटेड जीन चले जाए तो सावधान है कि आगे फिर नॉर्मल की बजाय एब्नॉर्मल डेवलपमेंट होगी। तो इस तरीके से एक्सरे जो है दे मे कॉज एब्नॉर्मल डेवलपमेंट बिकॉज दे ब्रिंग चेंजेस म्यूटेशन इन द स्पर्म। तो इसलिए
एक्सरे से अवॉइड करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। हम जो देखते हैं कि इलाज मुआवजे के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो समटाइम्स डॉक्टर्स क्या करते हैं, दे एडवाइज एक्सरे। एक्सरे उस सूरत में करना चाहिए व्हेन इट इज क्वाइट इनडिस्पेंसेबल, इनएविटेबल, जब बिल्कुल नागुज़ीर हो तो तब एक्सरे करना चाहिए। एक्सरे जोक नहीं है, मजाक नहीं है। तो अगर ज़रूरत है इसकी तो फिर एक्सरे कराना चाहिए और डॉक्टर को भी एडवाइज करना चाहिए, अदरवाइज एक्सरे से अवॉइड करना चाहिए। देयर आर सम डिसऑनेस्ट डॉक्टर्स, और वो जो डिसऑनेस्ट डॉक्टर्स हैं दे एडवाइज एक्सरेज फ्रीक्वेंटली, और वो हर हफ्ते कई एक ही पार्ट में, एक ही आर्गन में कई एक्सरेज कराते हैं, तो दैट इज रॉन्ग थिंग। और डॉक्टर्स और जो पेशेंट है दोनों को अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ से। नेक्स्ट, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है। आप जानते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर नेसेसरी फॉर बॉडी। अगर वो नॉर्मल अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, नॉर्मल डेवलपमेंट होगी। अगर कोई डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की तो उससे भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है। वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन भी हो सकती है और वो डेफिशिएंसी ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स भी हो सकती है। ट्रेस एलिमेंट्स क्या है? द एलिमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बाय द बॉडी आर नोन एज ट्रेस एलिमेंट्स। If there is deficiency of vitamins and if there is deficiency of trace elements, they may also lead to abnormal development। Next है environmental factors में toxins and drugs। कोई poisonous substances हैं वो हमारी बॉडी में चले जाएं, या drugs हैं, medicines हैं, तो उनकी वजह से भी abnormal development होती है। अब देखते हैं कि कुछ खवातीन जो उम्मीद से होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, हामला होती हैं और वो बीमार पड़ जाती हैं और वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो डॉक्टर मेडिसिन एडवाइस करता है। तो वो जो मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, दे मे आल्सो काज एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। वो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको हम फीटस कहते हैं। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है और उसके तमाम ऑर्गन बन जाते हैं तो देन एट दैट स्टेज द एम्ब्रियो इज नोन एज फीटस। तो अगर मदर जो है वो कोई मेडिसिन ऐसी लेती है, ड्रग ऐसी लेती है, उसके इफेक्ट्स अगर फीटस पे पड़ते हैं, उससे फीटस की डेथ भी हो सकती है और वो फीटस जो है ना उसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन शुड बी एडवाइज्ड फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। जो हामला खवातीन हैं उनके लिए ऐसी मेडिसिन एडवाइज करनी चाहिए जो उसके लिए, फीटस के लिए, मदर की सेहत के लिए सेफ है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो समझदार डॉक्टर हैं, जो फर्शनाज डॉक्टर हैं, वो खातून इलाज के लिए जाए तो उससे पूछ लेते हैं कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर प्रेगनेंसी हो तो फिर वो कोशिश करते हैं, ऐसी मेडिसिन एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि उससे उसकी बीमारी भी दूर हो जाए और उससे एबनॉर्मल डेवलपमेंट भी ना हो। और अगर डॉक्टर नहीं पूछता तो ये खातून पे फर्ज आयद होता है कि वो डॉक्टर को बता दे कि वो प्रेगनेंट है, उम्मीद से है, ताकि डॉक्टर ऐसी मेडिसिन एडवाइस करे जो बच्चे के लिए और माँ दोनों के लिए सेफ हो। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ये तो एक्सरे आ जाते हैं, दूसरे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और तीसरे ये टॉक्सिन और ड्रग्स है। नेक्स्ट चौथे जो कॉज है एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वो है मेटाबॉलिक इफेक्ट्स। मेटाबॉलिक लफ्ज़ है मेटाबॉलिज्म से। आप जानते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है? All the chemical reactions taking place in an organism are collectively known as metabolism। अगर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस नॉर्मली चले तो नॉर्मल डेवलपमेंट होगी, बट समटाइम्स एबनॉर्मलिटीज, डिफेक्ट्स टेक प्लेस इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और अगर मेटाबॉलिज्म अपसेट हो जाए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, तो डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज may lead to the abnormal development of an individual। मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स में ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो डिफेक्ट हो सकता है। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। बाज़ औक़ात ऑर्गन फॉर्मेशन जब हो रही होती है तो उस वक्त मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अपसेट हो जाती है, उससे माल फॉर्म इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकते हैं, माल फॉर्म जिनकी शक्ल बिगड़ी हुई हो। और इसमें कोई ऑर्गन एडिशनल भी हो सकता है और कोई ऑर्गन मिसिंग भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर दो कान है, एक कान मिसिंग हो, एक मौजूद हो। और बाद आप देखते हैं कि नॉर्मली एक हेड है, बाद दो हेड आ जाते हैं इंडिविजुअल में। तो ये क्या कोई ऑर्गन या तो इजाफी आ जाता है या फिर वो मिसिंग हो जाता है ऑर्गन फॉर्मेशन के दौरान। मेटाबॉलिक इफेक्ट की वजह से एक और एबनॉर्मैलिटी है जिसे माइक्रोसेफेली कहते हैं।
माइक्रो मीन स्मॉल और सिफेली हेड के लिए इस्तेमाल होता है। माइक्रोसिफेली इज ए कंडीशन इन विच इंडिविजुअल विद स्मॉल स्कल इज आर फॉर्म। ऐसी एब्नॉर्मलिटी जिसमें इंडिविजुअल का जो हेड है, स्कल है, खोपड़ी है, वो छोटी रह जाए तो इस कंडीशन को माइक्रोसिफेली कहते हैं। आपने कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग देखे होंगे कि नीचे धड़ नॉर्मल होता है लेकिन सर जो है वो साइड में छोटा रह जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज माइक्रोसिफेली। शार्प क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज माइक्रोसिफेली। Microcephaly is a condition in which individual with small skull is produced. Next abnormality है cleft palate or hair lip. This is a condition in which upper lip is folded. इसमें जो upper lip है, ऊपर वाला नोट है वो folded होता है। आपने कुछ लोग को देखा होगा कि upper lip में ऐसे कट सा होता है, तो इस कंडीशन को cleft palate या इसको hair lip भी कहते हैं। This is because of disturbance in metabolic activities. नेक्स्ट एब्नॉर्मलिटी फिंगर एंड हैंड और फीट। आप जानते हैं कि हैंड्स और फीट में जो नॉर्मल तादाद है फिंगर्स और टोज की वो 5 हैं, लेकिन बाद औक़ात ये है कि तादाद 6 भी हो जाती है, बाद औक़ात कोई फिंगर या टो मिसिंग होती है, बाद औक़ात एडिशनल होती है। तो इस तरीके से मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स की वजह से जो एब्नॉर्मलिटीज होती हैं वो ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान माइक्रोसेफेली है, क्लेफ्ट पैलेट या हेयर लिप है और फिंगर्स इन हैंड या फीट है। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो एब्नॉर्मल डेवलपमेंट में हमने जो कॉजेज है एब्नॉर्मल डेवलपमेंट की उसको 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। एक कैटेगरी इनहेरिटेड एब्नॉर्मलिटीज, दूसरे क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, और तीसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और चौथे जो है वो है तीसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स और चौथे जो है वो metabolic defects. So these 4 factors are responsible for abnormal development और under every factor फिर हमने एग्जांपल सीखी कि वो abnormal developments की कौन सी एग्जांपल हैं। Inherited abnormality में हीमोफीलिया, chromosomal abnormality में Klinefelter syndrome, Turner syndrome, Jacob syndrome, environmental factor में ionizing radiation है, और nutritional deficiencies और toxins और drugs हैं, और मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स में ऑर्गन फॉर्मेशन के दौरान एब्नॉर्मलिटीज हैं, माइक्रोसेफेली, क्लेफ्ट पैलेट और हेयर लिप, और नंबर ऑफ फिंगर्स एंड हैंड्स और फीट। तो इसके साथ ही ये टॉपिक और ये चैप्टर एब्नॉर्मल डेवलपमेंट टॉपिक और चैप्टर नंबर 19 खत्म होता है। इन द एंड आई हैव अ लिटिल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल so that you may receive upcoming videos without any delay. Inshallah we meet in the next video. Until then, Allah Hafiz.